जब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके यहाँ चार ऑप्शन है: लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लीटन। तो दोस्तों, जब 1878 में लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में, जिनका कार्यकाल 1876 से 1880 ईस्वी था, में यह पारित हुआ था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में, देसी भाषा प्रेस अधिनियम भी कहा जाता है, उसको लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया और लॉर्ड लीटन ने, वायसराय लीटन ने इसको शुरू किया था। यह एक्ट मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पूछ रहा है कि किसके कार्यकाल में पारित किया गया था, यानी कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड लीटन थे। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लीटन। किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरन का काल कहा जाता है? तो ये यहाँ पे चार वायसराय का नाम दिए गए हैं, गवर्नर जनरल के नाम। इनमें से किसके काल को बीजांकुरन का काल, ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद के बीजांकुरन का काल कहा जाता है? लीटन, इन्हीं के कार्यकाल को भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरन काल कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? इसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में कई सारी दमनकारी नीतियों को प्रोत्साहित किया और अब जो इनकी दमनकारी नीतियाँ थी उसके खिलाफ लोगों में राष्ट्रीयकरण की भावना का विकास होने लगा। सबसे पहले तो इन्होंने जो ICS एग्ज़ाम होता था, पहले 21 वर्ष हुआ करता था, फिर उसको उन्होंने घटाकर 19 वर्ष कर दिया। तो एक तो ये कारण था। ये सारे कुछ ऐसे कार्य थे जिससे भारतीयों के मन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकता का भाव उत्पन्न किया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। व्यक्ति और नारों का मिलान करना है। वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। करो या मरो, महात्मा गांधी ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था। तो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, जो प्रयागराज में चतुर्थ अधिवेशन जो 1888 में हुआ था, उसकी इसने अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास था, यानी कि जो नरमपंथी दल के नेता थे उनका क्या विश्वास था? शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में। जी हाँ, बिल्कुल यही सही आंसर होगा इसका। वे शांतिपूर्ण तरीकों से प्रशासनिक सुधार और भारतीयों की भागीदारी की बात करते थे। इन्हीं नीतियों की वजह से जो गर्मपंथी दल के लोग थे वो इन्हें राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति भी कहते थे। भारत को औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग की थी। निम्नलिखित में से कौन एक वक्तव्य से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, इसमें वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न नहीं थे। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों एवं हिंसा में विश्वास रखते थे, ये भी सही है। उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नाम के 2 साप्ताहिक पत्रों का प्रारंभ किया, ये भी सही है। यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि वो नरमपंथियों के उद्देश्य से सहमत नहीं थे। निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में से किसे चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा जाता है। गांधी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु बनाया गया? तो GK गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले तो गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना। गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे? तो दोस्तों, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे।
ठीक है। और 2005 में ही जो सभा हुई थी 27 से 30 दिसंबर तक 27 से 30 दिसंबर तक 1905 में वाराणसी में कांग्रेस का 21वां वार्षिक सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों, बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो बंगाल विभाजन ही था। बंगाल जो उस समय के जो वायसराय थे करजन, उस समय करजन वायसराय थे। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को इम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि उस दिन से प्रभावी हो गया था। बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? दोस्तों, बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना था। तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। जबकि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए ही किया गया था। वायसराय करजन ने कहा था, अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थीं। यह जो वक्तव्य है ये वायसराय करजन का है। 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों, 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नवंबर 1906 में करजन के बाद मिंटो को भारत का वायसराय बनाया गया था और बाद में जो जॉन मार्ले थे, इनको भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। तो इन्हीं की ये जब एक्ट आया था तो उस समय भारत जो ये राज्य सचिव थे, भारत के राज्य सचिव, वो मार्ले थे और वायसराय मिंटो थे। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? दोस्तों, बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल शाम 8 बजे।